बस अब बंद करते हैं, बातें मत करो, ध्यान से सुनो, ठीक है। चलिए, हाँ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बायोलॉजी क्लासेस के लिए थोड़ा सा चाह रहे हैं कि जून से स्टार्ट हो जाए अपनी बायोलॉजी क्लासेस? 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे हैं। पता है हमें टीचर तो मिल रहा है, लेकिन हमारे पास जगह का दिक्कत आ रहा है। टीचर तो हमारे पास है, बहुत अच्छा टीचर है और बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, जगह की दिक्कत आ रही है कि जगह नहीं है हमारे पास। करते हैं, चलो कुछ एक दो दिन में, कल परसों में फाइनल करता हूँ। चलिए गाइस, लेकिन आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के नज़रिए से, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नज़रिए से आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। सो है क्या आज की क्लास में, समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। सो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज चैप्टर नंबर 2। अब गाइस देखिए, जो बच्चे अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अब तक हम क्या कर चुके हैं। सो मैं कहीं ना कहीं तुम्हें जब शुरुआत कराता हूँ इस चैप्टर की, सो मैं तुम्हें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ। याद है, इस चैप्टर की पहली क्लास के अंदर मैंने तुम्हें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करी थी। नहीं आ रहा है, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ है ना। सो वो आता है, ठीक है, नहीं आता, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी थी और पूछा नहीं जाता जनरली। उसके बाद तुम लोग पढ़ते हो जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एटम का जे थॉमसन मॉडल, एटम का फिर तुम लोग रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हो, रदरफोर्ड मॉडल। फिर तुम लोग पढ़ते हो बोहर मॉडल, और तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा जो कंटेंट हमने पढ़ा है वो किसमें पढ़ा है? बोहर मॉडल में ना। बोहर मॉडल में भर भर के टॉपिक थे भैया, रेडियस, एनर्जी, एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांजिशन, फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग ट्रांजिशन, वेवलेंथ ड्यूरिंग ट्रांजिशन। सो देयर आर सो मेनी कंटेंट जो हमने बोहर मॉडल के अंदर कवर किया है ना। सो यहां तक का आप लोगों का टेस्ट भी आप लोग जानते हैं, इतने तक का आप लोगों का टेस्ट है भाई, ठीक है। और मैं मेजर तौर पे आपको बताया था, बोहर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल से या जे थॉमसन मॉडल से क्वेश्चन है, कैथोड एक्सपेरिमेंट में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। सो ये तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, बाकी एक नंबर का हो सकता है अभी है। सो अब मेरी पूरी बात सुनिए। अब इसके बाद हमें क्या शुरू करना है, इसके बाद हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि एक्चुअली में जो एटम का स्ट्रक्चर होता है ना, वो किस तरह का होता है ना। एटम के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा है, प्रोटॉन्स पढ़ा है, न्यूट्रॉन्स पढ़ा है, लेकिन वो सारा कुछ मामला है कैसे ना, वो एग्जैक्टली अब आपको समझ में आएगा इस वाले टॉपिक से। सो मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूं ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल। ये मुद्दा क्या है भाई, है ना, ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल। ये एक्चुअली में दो नाम है, और ये दो नाम कहां से आए हैं, क्या चीज है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, हनी हो जाएगी मैनेज। बच्चे अगर ज्यादा जोर पड़ रहा है सबसे बहुत नजदीक है तो उधर बैठ जाओ, थोड़ा तो पीछे हो जाओ, हल्का सा, हल्का सा पीछे हो जाओ, बिल्कुल सामने से बैठोगे फोकस पड़ेगा। इधर कर लो, चलिए इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइज मुझे एक बात बताओ, बात करते हैं ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल। यानी गेट बंद कर दियो, ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल। सो गाइज आप लोगों ने ना ये बात तो सबने पढ़ी हुई है 10th क्लास से कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ्स, है ना। ये मैंने बिल्कुल शुरुआत में जिसने क्लास ली होगी ना, उस दिन मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था कि डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, तो वो वाली चीज अब शुरू हो चुकी है ना। कुछ बच्चों ने लेकिन ये सुना भी होगा, तो जो 15-20 मिनट चलेगा वो सबको पता होगा, जो बच्चे पहले से शुरू से आ रहे हैं। सो मैंने बोला बच्चों ऑर्बिट्स क्या होते हैं। ऑर्बिट्स तो हमने पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ्स एंड दीस फिक्स सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स ना। सो इनको मैंने ऑर्बिट्स कहा बच्चों, दिस इज ऑर्बिट्स। क्या हो गया, the fixed circular paths around the nucleus in which electrons are revolving is called orbits। समझने की कोशिश करें, ऑर्बिट्स हमें पहले से आता है। कहता था फिक्स सर्कुलर पास अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इज कॉल्ड ऑर्बिट्स। वो फिक्स सर्कुलर पास न्यूक्लियस के चारों तरफ जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं
उन पाथ्स को हमने बोलो क्या बोला गया है, ऑर्बिट बोला है ना। जैसे आपने पढ़ा था सोडियम के अंदर पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, 2,8,1 करके ना ऑर्बिट जैसी कुछ कहानी पढ़ी। और ये कहीं ना कहीं ऑर्बिट जैसी कहानी जो है ना बोर मॉडल में बहुत ज्यादा चर्चा में रही है ना। बोर मॉडल में आप लोग जानते हैं, जिन बच्चों ने बोर मॉडल पढ़ा है आपको पता है, हमने ऑर्बिट्स के रेडियस भी पढ़े हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज भी पढ़ी हैं, ऑर्बिट्स के दौरान ट्रांजिशंस भी पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आप लोगों ने, है ना। सो ये सब आप लोगों ने पढ़ा था, तो ऑर्बिट इसको कहा गया। बट इन रियलिटी क्या सच में ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये बात अभी समझने की कोशिश करते हैं ना, कि ऑर्बिट जैसा कुछ सीन है भी कि नहीं ना। सो हुआ क्या बच्चों कि जो इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है वो बहुत कम नहीं होती। कहीं आप सोचे कि इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड काफी कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं। मिनिमम टू मिनिमम बता दूं मैं आपको, तो 100 किलोमीटर पर सेकंड तो कम से कम थर्मल एनर्जी इनके पास होती है। मतलब इतनी स्पीड इनके पास होती है कि 100 किलोमीटर पर सेकंड, और ये जा सकता है 1000 किलोमीटर पर सेकंड तक भी जा सकता है। तो मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड होता है वो बहुत हाई होता है। इट इज नियरली मान लीजिए 100 किलोमीटर पर सेकंड। अब 100 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड आप समझते कितना होता है, कितना हो गया बहुत ज्यादा हो गया। मतलब मान लीजिए कि मैं हरिद्वार वाला एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ से हरिद्वार 200 किलोमीटर दूर है। सो ये हरिद्वार पहुंच जाएगा कितने सेकंड में, 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, हरिद्वार। और जितने में हम बात कर रहे हैं वो हरिद्वार से वापस भी आ गया है, इतना फास्ट है। अब सोचिए कोई इतना फास्ट पार्टिकल अगर यहाँ से हरिद्वार जाता है तो क्या किसी को बीच में दिखा होगा जाते हुए? कोई चीज़ बहुत तेज चलती है तो वो नजर नहीं आती। जैसे कि मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ये पंखा तो अभी दो की स्पीड पे, मैं तो 4 की भी कर दूँ ना तो आपको इसकी पंखड़ियाँ नजर आना बंद हो जाएंगी। अभी देखा, अभी दिख रही है आपको पंखड़ियाँ? अगर मैं ना बताऊँ तो आजकल तो पंखड़ियाँ, तो पंखे आ रहे हैं 3 पंखी वाले, 4 पंखड़ी वाले, 6 वाले भी आ रहे हैं, 8 वाले भी आ रहे हैं। तो अभी आप ये देख के इसको नहीं बता सकते कि कितनी पंखड़ी वाला पंखा है ना। पहले आपने देखा हुआ कि 3 वाला है, जनरली 3 वाला होता है, तो कम मार देंगे। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर 4 वाला भी लगा दूँ तो आपको पता है, लेकिन उसमें 4 है या 3 है ना, तो आप लोग इसको देख नहीं पा रहे, जबकि इसकी स्पीड बहुत कम है, तब नहीं देख पा रहे। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, क्या उनके मोशंस को डिटेक्ट कर पाना क्या आसान बात थी? नहीं थी। और यही बात से बोर ना अंदाजे से ही बता रहे थे, क्योंकि जो बाद में हीजनबर्ग्स आए ना, हीजनबर्ग्स जो आए, इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा करा। हीजनबर्ग्स ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा करा कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन्स इतने तेज चल रहे हैं, क्या बोर आपने एग्जैक्टली इनका रास्ता देखा है चलते हुए? तो इसका एग्जैक्ट बात किसी ने भी देखा नहीं था। बोर की सिर्फ एक एजम्पशन थी कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही घूमते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू। या मान लीजिए जैसे वो सोच रहे थे कि जैसे सन होता है तो सन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, ये जैसे ये रदरफोर्ड नहीं बोल दिया था, मैं आपको बताता हूँ, रदरफोर्ड में भी ये थी, सन के चारों तरफ जो है इस तरीके से क्या घूमते बोलो, प्लैनेट्स, अरे घूमते। तो इनको बिल्कुल सेम सिस्टम एग्जांपल लग रहा था कि जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सन, बाकी सब प्लैनेट्स, मतलब बाकी सब प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं बस सर्कुलर पाथ में। लेकिन बोर के पास इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं था, सिर्फ ये क्या था बोलो, अंदाजा था कि शायद ऐसा होता है। अब शायद में तो कोई कहानी कितने समय तक चलेगी, जब तक कोई उसको प्रूव नहीं कर पा रहा तब तक ही चलेगी बस, है ना। फिर तो कोई ना कोई इसके ऊपर काम करेगा और उसको पता लगा लेगा, तो पता लग जाएगा सच में ऑर्बिट है या नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन इतनी तेज चलते थे ना कि किसी को नजर ही नहीं आते थे। तो तब तक नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ एक अंदाजे में बात बोलना कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, ये बात तो कुछ जची नहीं ना। सो बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको मैं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, इसमें क्या होता है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अब क्या करें भाई, क्या करें जब इतना फास्ट इलेक्ट्रॉन है जिसको नजर ही नहीं आ रहा किसी को भी, तो उसके बारे में पता कैसे लगाया गया? तो भैया हीजनबर्ग्स, इन्होंने अपने प्रिंसिपल का नाम दिया, सुन लीजिएगा, पूरी कहानी है, ढंग से समझेंगे तो मैं आप लोगों को इसके बिल्कुल तह तक लेके चलूंगा। और एक क्लास में टॉपिक होता भी नहीं है, ये एक क्लास का टॉपिक है ही नहीं बच्चों, ठीक है। इसमें 2 क्लास कम से कम लगेंगी, तब जाके आपको पूरा एटम समझ में आएगा, एक्चुअल एटम कैसा होता है। आज तक आपने भी एटम को समझा ही नहीं है। सो मैं अब आप क्लियर करने वाला हूँ। सो हीजनबर्ग्स ने अपना एक अनसर्टेन प्रिंसिपल दिया। अनसर्टेन मतलब जिस चीज के लिए हम श्योर ना हो, इसको बोलते हैं अनसर्टेन ना। सर्टेन मतलब जो चीज होनी है, अनसर्टेन मतलब जैसे शाम को 6 बजेंगे, ये तो सर्टेन है, लेकिन शाम को 6 बजे बारिश हो जाएगी आज, ये बड़ा क्या है बोलो, अनसर्टेन है ना, पक्का नहीं है कि होगी नहीं होगी। तो इन्होंने बोला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इनका ये कहना था कि एक बहुत फास्ट मूविंग चीजों को, एक बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशंस और एग्जैक्ट डायरेक्शंस के बारे में पता लगा पाना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल क्या बोला उन्होंने, इम्पॉसिबल है। क्या बोलो, इम्पॉसिबल। मतलब कि एक बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है और एग्जैक्टली किस पोजीशन पे है, ये पता लगा पाना बिल्कुल क्या है बोलो, इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत तेज चल रहा है। क्या चल रहा है, वो बहुत तेज चल रहा है। अब ये कैसे पता लगाएं कि इलेक्ट्रॉन जो तेज चल रहा है उसको मैं पकड़ू कैसे ना। मान लेता हूं बच्चों एग्जांपल के तौर पे कि ये मेरे पास ना हाइड्रोजन का एटम है। किसका एटम बोलो, फोकस करना। और हाइड्रोजन के एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बोलो, 1। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आप कहीं से बना तो सही। मैं कह रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है बट हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो बहुत तेज मूव कर रहा है, बहुत तेज मूव कर रहा है, इसलिए मुझे नजर नहीं आ रहा। अब इस चीज को हीजनबर्ग्स ने कैसे आइडेंटिफाई किया है, कुछ साइंटिस्टों की टीम ने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया, समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जो हमने लास्ट टाइम भी लिया था। किसको लिया था लास्ट टाइम हमने, किस बच्चे को लिया था, जतिन को लिया था। चलो इसी को ले लेते हैं।
यही सूट करता है। तो मान लेते हैं जतिन है और जतिन के पास ना कुछ सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती है ना, ये रोज रात को भगवान से एक चीज मांगता है कि मेरे को कुछ सुपर नेचुरल पावर्स मिल जाए, ऐसी पावर्स मिल जाए। और सुपर नेचुरल पावर में इसने मांगा ये कि मेरी ना स्पीड जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड हो जाए, मतलब मेरे पास स्पीड बहुत दे दो ना, स्पीड बहुत तेज हो। ऐसी मूवी भी थी फ्लैश करके ना कोई ऐसी, तो स्पीड बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए मुझे। तो जतिन को बेसिकली भगवान ने तथास्तु कर दिया और कहा कि तुम्हें सुपर नेचुरल पावर्स तुम्हें दे देते हैं। और अब जतिन की जो स्पीड है वो कितनी हो चुकी है बोलो, 100 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जतिन जो है वो मूव कर सकता है ना। इसके पास सुपर नेचुरल पावर्स आ चुकी हैं भाई। भगवान तो अच्छे काम करेगा, सुपर नेचुरल पावर दे देते हैं, लोगों की मदद करेगा, है ना। लेकिन ये तो अपनी मस्ती करेगा। अब इसने क्या करा, अब इसको ऐसे ट्रीट करना कि जैसे कि जेएमएस ना, जो जेएमएस है सेंटर जो बेसिकली है, ये रामा विहार का बेसिकली मेन केंद्र है। सेंटर में तो कोचिंग सेंटर की बात नहीं कर रहा मैं, केंद्र की बात कर रहा हूँ, सेंटर पे बेसिकली ना। और बाकी का जो पूरा रामा विहार है ना, ये जो पूरा रामा विहार है ये इस तरीके से कुछ ना, मैं बना नहीं रहा हूँ बाउंड्री, इस तरीके से कुछ है ना। सो हुआ क्या, अब जतिन जो है, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है बोलो, 100 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब ये इतना फास्ट है कि किसी को भी नजर नहीं आता। तो इसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू किया। और कैसे करा इसने, ये लोगों को जा जाके थप्पड़ लगा देता था, चांटे लगा देता था, कभी किसी को मार देता, कभी किसी को मार देता, कभी किसी को मार देता, है ना। सब जगह से बदले ले रहा था जिन जिन ने इसको मारा था, है ना। तो मेरी बात को समझो, हर जगह पर जा जाके इसने ऐसे सबको दुखी कर दिया, सब जगह को लोगों को पीटने लग गया ना। अब परेशान होंगे लोग तो क्या करेंगे, पुलिस को कॉल कर देंगे, पुलिस वाले आएंगे। अब पुलिस वाले एक तरकीब ढूंढेंगे कि कैसे जतिन को पकड़ा जाए, क्योंकि जतिन की स्पीड इतनी ज्यादा है ना कि किसी को भी नजर नहीं आता। जतिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तरह है, ध्यान रखना, किसी को भी नजर नहीं आ रहा। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि जतिन कहाँ पर है भाई। सो यहाँ पर अब तरकीब क्या ढूंढेगी, समझने की कोशिश करना बच्चों, कि कोई चीज अगर बहुत फास्ट मूविंग है तो पुलिस वालों ने ये कहा कि देखो पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि जतिन किन किन रस्तों पे रहता है। जतिन क्या राम विहार से जयनगर भी जाता है या अपने घर कराला भी जाता है, देखते हैं कहाँ कहाँ पर जाता है, पहले वो देखना बहुत जरूरी है। तो कह रहे देखें कैसे, क्योंकि ये तो बहुत तेज चलता है, किसी को भी नजर आता ही नहीं है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेगी जतिन कहाँ पर है, लोकेशन तो उसकी आइडेंटिफाई हो नहीं सकती क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग है। सिर्फ थप्पड़ पड़ता है, लोगों को इतना पता लगता है थप्पड़ पड़ गया, है ना, उसका पता नहीं लगता कहाँ गया, है ना। समझने की कोशिश करना है। अब हुआ क्या, इसको समझने की कोशिश करना है कि इसको किस तरीके से पता लगाएगा। तो मान लेते हैं कि जतिन सुपर नेचुरल पावर से तो इसने कोई ड्रेस भी पहन रखी है, सुपर जैसे हीरोज पहनते हैं, तो इसने आयरन मैन वाली ड्रेस पहन रखी है, लोहे के कपड़े पहन रखे हैं, वो लोहे वाले जो बिल्कुल ड्रेस होती है ना, समझ रहे बात को, आयरन मैन की ड्रेस जो होती है पूरी मेटेलिक होती है ना, तो उस तरह कुछ इसने गेटअप कर रखा है। अब समझना, पुलिस वालों ने क्या कहा कि भाई देखो ये किसी को नहीं नजर आएगा, ये हमें बीट रहा है ना। और क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं कि सबके सब ना अपने हाथों में क्या निकालो, हाथों में क्या ले लो, पत्थर ले लो। क्या ले लो बोलो, पत्थर। और सब अपने घरों के बाहर आ जाओ, कुछ छतों पे आ जाओ, कुछ गलियों में आ जाओ, सबके सब बाहर आ जाओ और अपने हाथों में क्या ले लो बोलो, पत्थर ले लो। अब क्या करना है जरा सुनना ध्यान से, इन्होंने रैंडम इन पत्थर्स को थ्रो करना है। करेगा आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इन पत्थर्स को रैंडम थ्रो करना है। दिखता किसी को नहीं है लेकिन आप रैंडम पत्थर फेंक के मारो ऐसे। अब मुझे बताओ जरा, कहीं तो होगा, कहीं तो होगा ना जतिन। और जब सब रैंडम पत्थर मारेंगे तो कहीं तो इसको लगेगा, और जब लगा तो हम सपोज करते हैं कि वहां से जैसे इसको लगा, इसकी ड्रेस पे लगते के साथ ही वहां से आवाज आई ना, क्योंकि मेटलिक ड्रेस पे लगा तो वहां से टनने की आवाज आई, है ना। जैसे ही लगा बच्चों, तो जैसे ही लगा, किसी ने कहा कि जैसे ही आवाज आई ना, पुलिस वालों ने कहा उस पॉइंट को मार्क कर देना, पता लग जाएगा वहां पर है। तो जैसे ही किसी ने पत्थर मारा करे यहाँ से आवाज आई, तो उसने उसको मार्क कर दिया, उस पोजीशन को मार्क कर दिया कि ये यहाँ पर था जितने भी। और जब ये पत्थर खाएगा तो भागेगा इधर, है ना। तो जब भागा तो कहीं और भी पत्थर लगेगा इसको, है ना। सो किसी ने कहा यहाँ से आवाज आई, किसी ने कहा यहाँ से आवाज आई, किसी ने कहा यहाँ से आवाज आई, किसी ने कहा यहाँ से आवाज आई। सबने क्या करा, जेम्स के चारों तरफ ऐसे पॉइंट्स मार्क करना शुरू कर दिए जहां से बोलो क्या निकल रही है, बोलो ऐसी ऐसी आवाज आई जहां पर उसको पत्थर लगा है। नजर किसी को नहीं आ रहा, मतलब किसी ने पत्थर यहां मारा ना, किसी को यहां से आवाज आई, उसके बाद किसी को नहीं पता कि इसके बाद वो कहां गया। नहीं, बीच में चला दूंगा। तो किसी को नहीं पता लग रहा कि एग्जैक्टली ये कहां जाता है ना, किसी को नहीं पता लग रहा। लेकिन ये पता है कि हाँ यहां पर पत्थर खाया, इसके बाद कहां गया, वो इधर गया था, इधर गया था, इधर गया था, किसी को नहीं पता। लेकिन सबको बस इतना पता है कि इन इन जगहों को जहां जहां पर उसने पत्थर खाया, अब ये पत्थर पड़े जा रहे, पड़े जा रहे, पड़े जा रहे, पड़े जा रहे, बहुत सारे पड़ गए, है ना। अब समझना, ऐसा 1 घंटे तक चलता रहा। ये क्या है जरा बताओगे, ये वो पोजीशंस हैं जहां पर कहीं पर आवाज आई थी किसी चीज के टकराने की ना, तो उन सब पोजीशंस को मार्क कर दिया। अब जरा इन पोजीशंस को देख लो और आप मुझे बताओ, इन पोजीशंस को देखने के बाद पुलिस वाले क्या अंदाजा लगाएंगे कि क्या जो ये जतिन है वो जेएमएस के चारों तरफ एक फिक्स सर्कुलर पाथ में ही घूमता है, मतलब बाउंड्री पे घूमता है, बाहर बाहर की रोडों पे घूमता है, या अंदर भी आता है, अंदर भी आता है। कहीं ना कहीं जो डॉट्स मैंने लगाए हैं उसके हिसाब से लग रहा है ये कभी यहाँ भी होता है, कभी यहाँ भी होता है, कभी यहाँ भी होता है, कभी यहाँ भी होता है। और इस मोशन को देख के बड़ा क्लियरली मैसेज मिलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री में नहीं घूम रहा। अगर सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री में घूम रहा होता, सर यहाँ पे देखो थोड़ा साइड में होके देख लो, अगर सिर्फ और सिर्फ ये बाउंड्री में होता तो ऑब्वियस सी बात है, जो डॉट्स मिलते हैं, जो मुझे पोजीशंस मिलती है जहां पर इसने पत्थर खाया था बेसिकली, वो कहां मिलती, सिर्फ और सिर्फ कहां मिलती बोलो, बाउंड्री में मिलती। बट ऐसा कुछ नहीं था,
हमें जो डॉट्स मिले बेसिकली जहां पर इसने पत्थर हिट करा वो बेसिकली अंदर भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, कई जगहों पे था कि नहीं? अरे नहीं आ रहा समझ में। इसका मतलब समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अगर पुलिस वाले अंदाजा लगाएं तो वो कह सकते हैं कि जेएमएस के चारों तरफ जो ये बेसिकली घूम रहा है ना, किस तरीके से घूम रहा है, ये रैंडम मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है बोलो? ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है और पत्थर पड़ रहे हैं तो भैया इधर उधर भाग रहा है। और जब ये ऐसे ऐसे घुमा होगा, ऐसे ऐसे घुमा होगा, तभी तो इसको यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी किसी तरह का सिस्टम बना होगा। नहीं आया समझ में? एक रिलेशन समझ में आया? मैंने क्या बोला? एक बात रिलेट करनी है, रियलिटी में क्या चीज है वो मैं आपको लेके आने वाला हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो? आप लोग कर लिया कि भैया कहाँ कहाँ पर घूमता, अंदाजा तो लग गया कि बाउंड्रीज पे नहीं घूमता, ये रैंडम मोशन करता है। रैंडम मोशन मतलब कहीं भी जा सकता है ना, इतने नोट्स मिलने का मतलब कहीं भी मूव कर रहा है। हाँ, इसने अपने प्रिंसिपल में अनसर्टेन शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इसको जब पोजीशन पता लग जाती है ना कि मान लो यहां पर हिट हुआ, मैं यहां पर दो कि यहां पर हिट हुआ, उसको पता लग गया कि यहां पर पत्थर लगा है। इसके बाद उसको नहीं पता कि अगला पत्थर उसको यहां लगाया, यहां लगाया, कहां लगाया, क्योंकि उसको ये पता है कि यहां इसको पत्थर लगा है, उसके बाद ये यहां गया है या यहां गया है या यहां गया है, इसको नहीं पता है। इसका मतलब इसको जैसी पोजीशन पता लगती है इसको डायरेक्शन का अंदाजा नहीं होता कि कहां जाएगा। समझाऊंगा ये वाली चीज भी मैं। इसको पोजीशन पता लग चुकी है कि यहां पर है, लेकिन इसके बाद ये कहां गया इसको पता नहीं है। इसने अपने प्रिंसिपल का नाम दिया अनसर्टेन प्रिंसिपल। क्या दिया बोलो? और ये लेटर ऑन इसको लिखवाएगा भी, एक फास्ट मूविंग पार्टिकल की अगर आपको पोजीशन पता लग जाती है तो फिर आपको उसके बाद उसकी डायरेक्शन पता नहीं होती, क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग है तो आपको पोजीशन पता लगी यहां पर है, लेकिन उसके बाद वो कहां जा रहा है ये बात आपको पता नहीं होगी। तो ये डिटेल में भी आने वाला है, लेकिन आप मुझे बताइए पहला पॉइंट तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा सुनते रहेंगे तो समझ में आएगी चीजें। अब उसके बाद आते हैं बच्चों इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर वापस से। सो बच्चों हाइड्रोजन का एटम है और फिर वही सिनेरियो है, न्यूक्लियस हमारे पास और इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ घूम रहा है, बट इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट है कि किसी को भी नजर नहीं आ रहा, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करा? सो बच्चों तब तक ना आइंस्टाइन एक कॉन्सेप्ट दे चुके थे कि लाइट जो होती है ना, लाइट जो होती है बच्चों, लाइट के अंदर ना कुछ हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, या इनको बोले हम पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी होती है। दीज आर द पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी, इनको फोटोन्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इनको? फोटोन्स। एंड दीज फोटोन्स आर सेड टू बी द पैकेट्स ऑफ, दीज आर द पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी। मेरी बात समझना, अभी जो बल्ब जल रहे हैं, ट्यूबलाइट जल रही है ना, इसमें से भी ऐसे पैकेट्स आ रहे हैं। ये पैकेट्स ऐसे जैसे बंडल्स है लाइट के। किसके बंडल से बोलो? लाइट के। जैसे कि मान लो पानी का गुब्बारा होता है, वो भी एक गुब्बारा या पैकेट है बोलो पानी का, है ना? तो जैसे कि मैं किसी के ऊपर पानी का गुब्बारा फेंकूं तो वो जैसे गुब्बारा जो टकराएगा फूटेगा और क्या निकलेगा बोलो? पानी निकलेगा। वैसे ये फोटोन्स जो होते हैं ना, क्या करते हैं, ये लाइट जब किसी चीज से टकराती है, मुझसे टकरा रही है, तो मुझसे बहुत सारे फोटोन्स फूट रहे हैं, और जब फोटोन्स फूट रहे हैं तो उनमें से बोलो क्या निकल रही है? लाइट निकल रही है। और वो लाइट किसके पास जा रही है? आप सबके पास जा रही है। तो लाइट जब आपकी आईज में जाती है, रेटिना में जाती है, तो वो आपको वो ट्रेस करते हैं आप उसको कि कहां से लाइट आ रही है, तो आपको मैं नजर आता हूं। क्या नजर आता हूं बोलो? मैं बेसिकली लाइट का सोर्स थोड़ी ना हूं, लेकिन मैं लाइट का सोर्स बन कैसे गया? क्योंकि इससे बोलो क्या है? फोटोन्स, और फोटोन्स मुझ पर टकराए और मुझसे टकरा के बोलो क्या निकले? लाइट निकली। अभी मैं इस रूम में लाइट बंद कर दूं तो क्या मैं आपको नजर आऊंगा? अगर बिल्कुल लाइट बंद कर दे इस रूम में तो मैं आपको नजर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मुझसे कोई फोटोन नहीं टकरा रहा। फोटोन नहीं टकरा रहा तो मुझसे कोई भी लाइट, तो फोटोन्स क्या है? मैं आप लोगों को क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि सिंपल सा सिनेरियो चल रहा है, हम दीवारों को देख पा रहे हैं, सिंपल सी बात है। उस पर क्या गिर रहे हैं बोलो? फोटोन्स। और जैसे फोटोन्स गिरते हैं बोलो फूटते हैं, वो फूटते से पानी गुब्बारा फूटता है तो पानी निकलता है। वैसे ये फूटते तो बोलो क्या निकलती है? लाइट निकलती है। वो लाइट हमारे पास आती है, हम ट्रेस करते हैं रेटिना से। ये कौन सा 10th क्लास में सीखा होगा आप लोगों ने। तो जब फोटोन टकराते हैं तो लाइट निकलती है, और लाइट निकलती है तो उस लाइट से हम उसको देख पाते हैं। अभी रूम में ये बंद कर दे लाइट है तो आपको दिखना बंद हो जाएगी, बिकॉज फोटोन नहीं फूटेंगे। नहीं आ रही बात समझ में, है ना? ऐसे फोटोन्स होते हैं, इनको बोलते हैं पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी। अब फोकस करिएगा हुआ क्या। इसको बहुत ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करके देखा गया, और क्या करा गया कि इस हाइड्रोजन के एटम पे लाइट को गिराया। आयुष, इस हाइड्रोजन के एटम पे किसको गिराया बोलो? लाइट को गिराया। अब लाइट को गिराया तो लाइट में बोलो क्या थे? फोटोन्स। और यहाँ कौन घूम रहा था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जतिन की तरह है, और जो फोटोन्स हम फेंक रहे हैं पत्थर की तरह है। किसकी तरह बोलो? और जैसे ही फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, अरे कहीं तो घूम रहा होगा ना, कहीं तो टकराएगा ना फोटोन इलेक्ट्रॉन से। जब वो टकराएगा तो वो उस पॉइंट को मार्क कर लेगा। अब ये किस तरीके से, क्योंकि मैंने बोला ये सब चीजें अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, हम लोग वैसे तो नहीं देख सकते, लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक करेंगे तो पता लगेगा कि फोटोन इलेक्ट्रॉन से कहां टकरा रहा है, चाहे वो स्पार्क निकले चाहे वो कुछ भी निकले ना। सो जहां पर भी वो फोटोन इलेक्ट्रॉन से हिट हुआ तो वहां पर बोलो क्या निकला? एक छोटा सा स्पार्क निकला। जैसे ही वो स्पार्क निकला, हीजनबर्ग ने बड़ा स्मार्टली क्या करा बताओ जरा? हीजनबर्ग ने बड़ा स्मार्टली क्या करा? उस पोजीशन को मार्क कर लिया, उस पोजीशन को मार्क कर लिया कि यहाँ लाइट निकली है। फिर बोलो उसने कहा यहाँ लाइट निकली, यहाँ स्पार्क निकला, यहाँ स्पार्क निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, ऐसे 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 उन्होंने क्या करा है बताओगे जरा? उन्होंने उन सभी पोजीशंस को मार्क करना स्टार्ट कर दिया जहां पर बोलो क्या निकली थी बोलो? ऐसी लाइट से निकली थी बेसिकली इस तरीके से। अच्छा मुझे एक बात बताओगे, ये जो मैंने पोजीशंस बनाई है, क्या ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं या एक ही इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी पोजीशंस हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सारी डायरेक्टेड पोजीशंस है कि कहां कहां मिला है ना। और मैं डॉट से इसीलिए बना के दिखा सकता हूं, बस मैं डॉट्स इसीलिए बना सकता हूं बच्चों क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि वो यहां मिला था, इसके बाद वो कहां था मुझे नहीं पता, इसलिए मैं एग्जैक्ट पाथ नहीं बना सकता। मैं सिर्फ डॉट बना सकता हूं, यहां पर मिला था भाई।
अब इसके बाद वो इधर गया मुझे नहीं पता, लेकिन इधर मिला, फिर कभी इधर मिला, 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 ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया। जब उन्होंने काफी देर तक इस चीज को देखा तो कुछ इस तरह का ढांचा तैयार हो गया। उन्होंने स्ट्रक्चर को देखा, ऐसे तैयार हो गया। अब ये चीज रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले थे, पूरी हिस्ट्री को चेंज करने वाले थे एटम की। बोला है कि नहीं? क्योंकि इस बात को देख के, इस तरह के स्ट्रक्चर को देख के, और मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपको और इसको मैं थोड़ा सा विजुअलाइज कराता हूँ। आप मानना न्यूक्लियस यहाँ पर है, न्यूक्लियस यहाँ पर है, जहाँ पर मैं ये बेसिकली उंगली कर रहा हूँ इस तरीके से ना, समझने की कोशिश करना। इसके ऊपर भी मिले डॉट्स, मतलब पोजीशंस इसके ऊपर भी डायरेक्ट हुई, नीचे भी डायरेक्ट हुई, आगे भी डायरेक्ट हुई, पीछे भी डायरेक्ट हुई, दाएं भी बाएं भी। और तो मतलब पूरा का पूरा ऐसे समझना जैसे कि यहां न्यूक्लियस है तो पूरे स्फीयर में, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह पे पोजीशन डायरेक्ट हुई। ये तो बोर्ड पे 2D पिक्चर है यार, 2D पिक्चर में तो आपको लगेगा ऊपर नीचे दाएं बाएं बस। मैं कह रहा हूं आगे भी डॉट्स मिले और पीछे भी डॉट्स मिले, मतलब कि डॉट्स कैसे मिले? स्फेरिकल रीजन में। कैसे मिले बोलो? क्लिक नहीं कर रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं आ रही बात समझे? तो मैंने ये कहा कि एक्चुअली में तो हाइड्रोजन एटम था, इसमें तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही था, और वो कभी यहां भी मिला, कभी यहां भी मिला, कभी यहां भी मिला, कभी यहां भी मिला। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसी एक फिक्स सर्कुलर पाथ में तो नहीं घूम रहा। फिक्स सर्कुलर पाथ में तो ये बात की तो गारंटी होगी। इसका मतलब ऑर्बिट जैसा कॉन्सेप्ट क्या होगा? खारिज होगा। ऑर्बिट जैसा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? क्योंकि एक बात की तो गारंटी होगी कि ये फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करते हैं। दे आर मूविंग रैंडम इन अ स्फेरिकल रीजन। दे आर मूविंग रैंडम इन अ स्फेरिकल रीजन। बच्चों मैं आपको समझाता हूं कि पाथ में और रीजन में क्या फर्क है ना? मेरी बात को समझने की कोशिश करना। क्या ये एक एग्जैक्ट पाथ में घूम रहा है? आप जरा खुद बताओ जरा। अगर ये एग्जैक्ट पाथ में घूम रहा होता, मतलब ऐसे ही घूम रहा होता, तो मुझे बताओ जरा, क्या मुझे कभी भी इसकी पोजीशन अंदर की तरफ मिलती? मुझे बाहर 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 डिटेक्ट होना चाहिए था, बट इसकी पोजीशन अंदर भी मिली, बाहर भी मिली। इसका मतलब इसका मोशन कहीं ना कहीं मुझे नजर आता है कि इसका मोशन ना कुछ रैंडम है। रैंडम मतलब भी कुछ इस तरीके से घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे 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 घूमता है, और तभी जाके मुझे इसकी पोजीशन जो है ना, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे से मिली है। मुझे नहीं आया समझ में। और मैंने क्या पाया ना कि मैंने इसको बोला था, ध्यान समझना बच्चों, ये एक सर्कल नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक सर्कल नहीं है। बोलो ये क्या है? एक स्फेरिकल रीजन, एक स्फेरिकल। और इन स्फेरिकल रीजन्स को बोलो क्या कहा गया? ऑर्बिटल्स। क्या बोलो, क्या बोलो? ऑर्बिटल्स। दिस इज अ स्फेरिकल रीजन। फोकस करिएगा, दिस इज नॉट अ सर्कुलर पाथ, इट्स अ स्फेरिकल रीजन। मतलब ये ऐसे चूड़ी होती है ना भाई, एक सर्कुलर चीज है भैया, तो वैसा नहीं है ये बेसिकली एक फुटबॉल की तरह है। किसकी तरह बोलो? फुटबॉल की तरह। जैसे कि मैं इमेजिन कराता हूं आप लोगों को, एक फुटबॉल लो, उस फुटबॉल में एक मक्खी फंस गई है। क्या फंस गई बोलो? मक्खी। अब बताओ मक्खी कैसे मोशन करेगी? रैंडम। उस फुटबॉल के अंदर ऐसे घूमेगी। यही बेसिकली किसका मोशन है बोलो? इलेक्ट्रॉन का। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ व्हिच आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, रादर दे रिवॉल्विंग इन अ स्फेरिकल रीजन। ये मूव करते हैं बोलो किसमें? रीजन्स में, स्फेरिकल रीजन्स में मूव करते हैं, जिनको ऑर्बिटल्स कहा गया है। बोलो क्या कहा बोलो? अब रीजन में और पाथ में क्या फर्क है? जैसे ये तो पाथ है और मैं बोल रहा हूं, ये तो बोल रहा हूँ ये तो पाथ है एक सेकंड, और ये वाला रीजन है। अब रीजन और पाथ में क्या फर्क होता है बताओ? रीजन और पाथ में क्या फर्क होता है? पाथ होता है कोई रास्ता, जैसे कि मान लो ये जो तुम जाते हो सेंटर के अंदर, तो ये जो रास्ता बीच में आ रहा है ये पाथ है बेसिकली ना, रोड एक पाथ है। रीजन क्या होता है? ये जो पूरे कमरे का अंदर का पूरा स्पेस है, ये बोलो क्या है? रीजन है। सो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिवॉल्विंग ऑन अ पाथ। ये पाथ में रिवॉल्व, पाथ पे नहीं चलते हैं, बेसिकली एक रीजन में घूमते हैं। अब रीजन क्या? जैसे पूरा कमरा है, आपको वो पूरे कमरे में घूमने को दे दो बेसिकली, है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी, जैसे मक्खी घूमती है बेसिकली ना, तो इस तरीके से घूम रही है, तो वो रीजन में घूम रही है। किसमें घूम रही है बोलो? रीजन में। और एक होता है पाथ, तो पाथ पे नहीं घूमते, किसमें घूमते बोलो? रीजन पे। ऑर्बिट में नहीं घूमते, किसमें घूमते बोलो? ऑर्बिटल में ना। नहीं आया बात समझ में, है ना? आप बोलो। हाँ, आपने बोला कि न्यूक्लियस से नहीं टकराते, वो पोटेंशियल एनर्जी का इसमें रीजन है। पोटेंशियल एनर्जी के कारण ऐसा होता है कि इनकी कभी भी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो उतनी लो नहीं जाती कि बिल्कुल स्टेबल होकर न्यूक्लियस से चिपक जाए, है ना? सो वो वाला पॉइंट मैं क्लियर करूंगा, वाला पॉइंट मैं क्लियर करूंगा। जो मन में डाउट है ना कि इलेक्ट्रॉन चिपकता क्यों नहीं है, उसका भी रीजन है। मतलब अभी तो मैंने तुम लोगों को ऐसे बता दिया, इसमें भी कुछ छोटी सी बातें ऐसी हैं जो पूरी एग्जैक्ट ऐसी नहीं है। कुछ ऐसी पोजिशन भी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन कभी जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं, उनको नोड्स बोलते हैं, है ना? सो वो बाद में आएगा, लेकिन पहले आप समझने की कोशिश करें, वो ज्यादा डिटेल में भी जाना नहीं है। आपको ये समझना है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिवॉल्विंग इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। ये 10th तक जो आपको पढ़ाया जाता है ना, वो आपके लेवल पे इतना पढ़ा देते हैं, लेकिन एक्चुअली में वैसा सीन है ही नहीं। ऑर्बिट जैसा कुछ भी सीन, किसके जैसा सीन है फिर? ऑर्बिटल जैसा सीन है। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं तो मैं बोलूंगा, द रीजन around the nucleus in which बच्चों पहले बताओ, इतनी कुछ बात समझ में आई तुम लोगों को या नहीं आई?
तो पहली बात तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट आज से खारिज कर देते हैं और किसका कॉन्सेप्ट ले आते हैं, ऑर्बिटल का। मतलब पाथ वाला कॉन्सेप्ट खारिज कर देते हैं और रीजन वाला कॉन्सेप्ट, रीजन या फिर बोलो क्या, स्पेस, इसके कॉन्सेप्ट को जारी कर देते हैं। नहीं है बात समझ में? सो आगे से हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, एक्चुअली दे आर रिवॉल्विंग इन अ स्फेरिकल रीजन्स की। बेसिकली किसी की स्फेरिकल रीजन में बताऊंगा और रीजन भी कैसे होते हैं, लेकिन ये रीजन में घूमते हैं, मतलब किसी रास्ते पे नहीं चलते, ये पूरे एक स्पेस में चलते हैं, है ना। और मैं आपको इसको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मुझे पोजीशंस डिटेक्ट हुई है, वो पोजीशंस कैसे डिटेक्ट हुई है बोलो, न्यूक्लियस के ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह पे, है ना। तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे फुटबॉल है और फुटबॉल के अंदर बेसिकली हर जगह पर इसकी पोजीशंस हमें मिली है। नहीं है बात समझ में? सो आप मुझे बताओ, ऐसे चूड़ी जैसा सीन है या फुटबॉल जैसा सीन है? फुटबॉल जैसा सीन है, तो एटम कुछ इस तरीके। हाँ बोलो। हाँ हो सकता है बिल्कुल। और अभी तुम्हें पता लगेगा जब कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो टकराते भी हैं, एक दूसरे की स्पीड भी एक्सचेंज कर लेते हैं और बाद में घूमना शुरू कर देते हैं, तो बहुत रैंडम मोशन होता है। अभी मैंने तुम्हें सिर्फ हाइड्रोजन दिखाया, मैं तुम्हें कैल्शियम तक दिखाऊंगा। मैं तुम्हें कैल्शियम यानी 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं कैल्शियम, कितने बोलो 20। मैं तुम्हें 20 के 20 का मोशन दिखाऊंगा, ऐसे ही विजुअलाइज कराया जाएगा। पहले तुम्हें सिर्फ पता लगा हाइड्रोजन को जब देखा गया ना, कैसे देखा, अच्छा देखा कैसे बोलो, हाइड्रोजन में लाइट गिराएगी, क्या गिराएगी बोलो, लाइट। और जब हाइड्रोजन में लाइट गिराएगी तो लाइट के फोटोन जब टकरा रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने उन पोजीशंस को मार्क कर लिया। और जब मैंने पोजीशंस को मार्क किया तो मुझे पता लगा ये पोजीशंस आई हैं, और ये पोजीशंस एक पाथ नहीं है, ये बोलो क्या है, एक रीजन है, स्फेरिकल रीजन, जिसको मैंने क्या नाम दिया बोलो, ऑर्बिटल का नाम दिया। इज दिस फाइन टू यू और नॉट गाइस? सो ये तुम्हें समझ में आया, पहला पिक्चर तुम्हें समझ में आया। अभी मैं औरों को भी करूंगा, मैं जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स बोलो 20, अब मैं उस पर भी लाइट गिराऊंगा और 20 के 20 इलेक्ट्रॉन के ना मुझे क्या मिलेंगे बोलो, डॉट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे बोलो, डॉट्स। अब जितने जैसे 20 लोग आ जाए ना तो ऐसे घूम रहे हैं, तो सबको एक साथ पत्ते टकराएंगे तो मैं उन सबके डॉट्स बना दूंगा और मुझे इससे पता लगेगा सबके सब कहां घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो भी आने वाला है, लेकिन तुम्हें पहला पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं, वही बताओ बस। ऑर्बिटल की इतनी बात सबको समझ में आती है, मैं इसका विजुअलाइजेशन भी तुम लोगों को करवा दूंगा, चिंता मत करिए, लेकिन तुम्हें यहां तक की बात पहले समझ में आनी चाहिए थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो थोड़ा सा विजुअलाइज कर ही लेते हैं, हमारे पास टाइम है, आज मैं वाली चीज करा ही देता हूँ। सो मेरी पूरी बात सुनना बच्चों, मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखवाने वाला हूँ। 1s 2s 2p, और ये शायद तुम्हें अभी, हाँ एसपीडीएफ आने वाला है। अभी ये तुम्हें अजीब सा लगेगा कि पता नहीं सर क्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आने वाला है, सब कुछ। कुछ ऐसा होता है, मतलब कि ये ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है, फोकस करिएगा, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर बोलो किसमें 2s में, फिर बोलो किसमें 2p में, फिर बोलो किसमें 3s में, फिर बोलो किसमें 3p में, और फिर बोलो किसमें 4s में, एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके से मामला चलेगा, लेकिन ये है क्या बेसिकली, चलो समझते हैं बच्चों। जब मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को घूमते हुए देख रहा था तो मुझे पता लगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ना इस तरह के रीजन में घूमते हुए नजर आए। फोकस करना बच्चों, अब मैं कुछ बहुत जरूरी सिखाने वाला हूँ, ढंग से सीखना। अगर ये तुमने सीख लिया ना तो तुम बिल्कुल उसकी जड़ को पकड़ लोगे। तो ये स्पेरिकल रीजन में घूम रहे थे, कौन से रीजन में बोलो, स्पेरिकल। ये हाइड्रोजन की पिक्चर निकल के आई, और जब ये पिक्चर निकल के आई तो मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं, ये सर्कुलर रीजन नहीं है, बोलो कैसा रीजन है बोलो, स्पेरिकल। स्पेरिकल मतलब कि ये पूरा 3D पिक्चर है, कैसा पिक्चर है बोलो, 3D। और इस पिक्चर को देखने के बाद पूरा क्लियर आइडिया लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स ना सर्कुलर पाथ में नहीं, बेसिकली एक स्पेरिकल रीजन में घूमते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो ये हाइड्रोजन की पिक्चर थी, और कहा गया कि भैया जिस ऑर्बिटल में घूम रहे हैं ना उसका नाम दे दो। क्या नाम दे दो बोलो, क्योंकि पहला ऑर्बिटल है, सो पहला नाम दिया, और बोलो स्पेरिकल था तो बोलो क्या नाम दिया, एस नाम दिया। तो हमने बोला ये 1s ऑर्बिटल है, कैसा ऑर्बिटल बोलो, 1s ऑर्बिटल है। और मैं बोलूंगा कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको बोला गया 1s में इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1s में इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है। आप सीखते चलिएगा, अगली बात को समझते हैं। उर्वशी, अब हमने क्या करा, अब हमने हीलियम को पकड़ा। किसको पकड़ा बोलो? अब हीलियम के पास मुझे बताइए जरा कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। तो भैया एक ऐसे घूम रहा है तो दूसरे को भी देखने का मन है हमारा कि दूसरा कैसे घूम रहा है, तो हमने दूसरे को देखना चाहा। और इस बार क्या हुआ बच्चों, इस बार जब उन्होंने पोजीशंस को डिटेक्ट किया तो पोजीशंस फिर से डिटेक्ट हुई और पोजीशंस बिल्कुल सेम डिटेक्ट हुई। बस हुआ ये कि जितने डॉट्स उसमें थे, इसमें थोड़े डॉट्स कैसे मिले बोलो, ज्यादा मिले, लेकिन दायरा उतना ही था। दायरा मतलब ये दायरा देख रहे हो, जो स्फेरिकल दायरा है बिल्कुल ना, उससे बाहर नहीं जाते ये, उससे बाहर नहीं जाते हैं। थोड़े से डॉट्स अब ज्यादा मिल गए। ये किसका सीन है बोलो, हीलियम का। लेकिन जितने दायरे में ये थे उतने दायरे में ये थे। इसका मतलब मैंने कहा कि अगर वो 1s में घूम रहा है पहला इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किसमें घूम रहा है, 1s में ही घूम रहा है, 1s। अरे नहीं आ रहा है समझ। तो मैंने बोला कि हीलियम का जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मैं बोलूंगा दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किसमें घूम रहा है बोलो, 1s में। मतलब कि हीलियम के अंदर 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। हाइड्रोजन में 1s में कितने होता है बोलो, 1। चिंता मत करिए, अभी क्लास के एंडिंग में ना मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये चीजें करते हुए, मैं वीडियो दिखाऊंगा तुम लोगों को जिसमें बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जो मैं बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? यहाँ तक नहीं आ रहा समझ, तो बहुत मुश्किल हो गया है, क्लियर है?
अब जरा अगली बात पे आते हैं। अब किसको विजुअलाइज करने की जरूरत है? लिथियम को। लिथियम को विजुअलाइज करते हैं। सो हमने लिथियम को विजुअलाइज करा और थोड़ा ध्यान से बच्चों सीखने की कोशिश करनी है आप लोगों को, और नहीं आए ना मुझे रोक देना, मैं बताऊंगा फिर कैसे कर रहा हूं तुम लोगों को। सो लिथियम को विजुअलाइज करा, और लिथियम को जब विजुअलाइज करा तो हुआ क्या, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पता लगा कि यार बहुत सारी पोजीशन तो बिल्कुल पहले जैसे ही है, फोकस करना, बहुत सारी पोजीशन तो जैसी हीलियम में थी ना वैसी ही मिली। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो वहीं घूम रहे थे, लेकिन अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जो दायरा है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जो दायरा है ना वो इससे बाहर तक भी था। अब समझने की कोशिश करना, अंदर भी आते हैं वो। अब जरा बताओगे क्या तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रहा है? तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट आ रहा है इस पिक्चर को देख के? मतलब लिथियम को विजुअलाइज करा तो ऐसा पिक्चर मिला, और हीलियम को देखने पे ऐसा मिला था, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? इसका मतलब ये समझ में आता है कि 2 इलेक्ट्रॉन तक तो ऐसे घूमते, तीसरा इलेक्ट्रॉन लेकिन इन दो से थोड़ा बाहर घूमता है। फोकस करना, मैंने क्या बोला नहीं आया समझ? मैंने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन तक तो ऐसे घूमते हैं, बट जैसे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जितने 2 में घूम रहे थे उतने तो घूम ही रहे, लेकिन जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो उन 2 वाले रीजन में जाता भी है, लेकिन उससे बाहर भी जाता है, उससे बाहर भी जाता है। मतलब इसका घूमने का दायरा थोड़ा सा बोलो क्या है, बड़ा है। मतलब कि आप इसको ऐसे समझें कि 2 इलेक्ट्रॉन तो छोटी फुटबॉल में घूम रहे हैं, और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे बड़ी फुटबॉल जो होती है, बड़ी फुटबॉल समझने का मतलब क्या है, फोकस करना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बड़ी फुटबॉल जो है इसका मतलब क्या है कि भैया उसके ऊपर एक कॉन्सेंट्रिक फुटबॉल इमेजिन करो। आयुष, मैंने क्या बोला? पहली फुटबॉल इमेजिन कर लिया ऐसी, उसके ऊपर एक और कॉन्सेंट्रिक फुटबॉल इमेजिन करो, दूसरी वाली। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली वाली फुटबॉल में फंसे हुए, और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो वो क्या है, वो ऐसे ऐसे पूरे में मूव कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस से लेके बाहर वाली फुटबॉल तक मूव कर रहा है। इसका मतलब घूम तो वो भी स्फेरिकल रहा है, घूम तो वो भी स्फेरिकल ही रहा है, लेकिन उसका जो स्फेरिकल दायरा है वो 1s से थोड़ा सा बोलो क्या है, बाहर है। इसलिए इस वाले ऑर्बिटल का नाम रखा 2s। क्या रखा बोलो? 2s। पहले वाले का बोलो क्या नाम रखा हुआ है? 1s। चिंता मत करिए, सारी बातें समझ में आएंगी। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? 2। और 2s में कितना आ गया बोलो? 1। तो लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन भी बोला स्फेरिकल रीजन में ही घूमता है, लेकिन उसका स्फेरिकल रीजन थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने उसको सेकंड स्फेरिकल रीजन बोला। क्या बोला बोलो? सेकंड। 2s नाम दिया उसका, बोलो क्या दिया बोलो? 2s। तो पहले 1s में गए, फिर बोलो किसमें जाएंगे बोलो? 2s में जाएंगे। और मैंने फिर एक और चीज नोटिस करी कि जब मैं बेरिलियम पे गया, चिंता मत करिए मैं बेरिलियम पे रुकूंगा, उसके बाद आगे कहानी बढ़ाऊंगा, पहले मैं बेरिलियम पे रुक जाऊंगा। सो बेरिलियम की बात करते हैं बच्चों। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन बोलो? 4। कितने बोलो? 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 का पिक्चर कैसा दिखा? 4 का पिक्चर दिखा जितना 2 का था वो तो सेम था, जितना 2 का था वो तो, अब 4 का पिक्चर भी बिल्कुल ऐसा ही दिखा जैसे लिथियम का था, बस थोड़े से डॉट्स बढ़ गए, थोड़े से। अब बताओ क्या मतलब है इसका? अच्छा, डॉट्स क्यों बढ़ जा रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। क्या ज्यादा हो गए बोलो? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो टकराएंगे भी क्या बोलो? ज्यादा। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है कि ये तो 1s है और ये वाला बोलो क्या है? 2s है। और बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स में बता चुका हूं। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहे हैं? 4। और चारों इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बस इस तरह का ही दिखा। इसका मतलब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं? स्फेरिकल रीजन में। कैसे बोलो? हाँ, लेकिन पहले 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं छोटे स्फेरिकल रीजन में, और अगले 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उससे बड़े स्फेरिकल रीजन में। समझ नहीं? क्लिक नहीं आ रहा समझ? सो मैंने ये बोला बच्चों कि लिथियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसा है कि 1s में 2 हैं और 2s में कितना है बोलो? 1। और जब मैं बेरिलियम की बात करता हूं तो बेरिलियम में 1s में 2 हैं और 2s में कितने हैं बोलो? 2 है। 2s में भी कितने बोलो? 2। 4 तक की कुछ पिक्चर समझ में नहीं आ रही सर मुझे। पक्का समझ में आ रहा है? पहली चीज आपको क्या क्लिक करनी है सब बच्चे समझो, ऑर्बिट जैसा कोई भी चीज नहीं होता। ऑर्बिट नहीं होते। क्या होते हैं बोलो? ऑर्बिटल। मींस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूमते, रादर दे आर रिवॉल्विंग इन अ स्फेरिकल रीजन्स व्हिच आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। इनको बोलो क्या बोलोगे? ऑर्बिटल्स। और कहीं ना कहीं मैंने पहले इलेक्ट्रॉन को देखा तो वो एक स्फेरिकल रीजन में घूम रहा था, जैसे छोटी सी फुटबॉल में घूम रहा था, दूसरा भी उसी में घूम रहा था। तो मैंने बोला कि 1s जो पहला स्फेरिकल शेल आता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बोलो? 2। पहला हाइड्रोजन में 1 ही था तो वो भी इसमें रहता है, और 2 आ जाते तो वो भी उसी में रहता है। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं। अरे नहीं है बात समझ में? फिर मैंने क्या पाया कि जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आया लिथियम के पास, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम के पास, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन उस दायरे में तो जाता ही जाता है, लेकिन उससे बड़ा दायरा भी रखता है। मतलब एक तरीके से ये तो 2 बंदे तो रामहर में घूम रहे हैं और 2 जैन नगर तक घूम रहे हैं। जेएमएस से लेके बोलो कहां तक? जैन नगर तक। उनका थोड़ा सा रेडियस है वो क्या है बोलो? बड़ा है। रेडियस जो है वो क्या है बोलो? समझ नहीं आ रहा। तो जैसा ऑर्बिट जैसा सीन था ना, वैसे अब ऑर्बिटल जैसा सीन है। पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल। नहीं आ रही बात समझ में? तो चीज वो ऑर्बिट जैसे समझा दी, लेकिन थी किसकी तरह बोलो? ऑर्बिटल्स की तरह ना। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन भी देखा तो वो उसी दायरे में मिला जितने लिथियम में तक थे, बस डॉट थोड़े ज्यादा मिल गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा होने वाले। 5 में नहीं आऊंगा क्योंकि इसके बाद टूपी दिखने वाला है। टूपी कुछ और चीज होती है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तो मुझे बता, पहले तुम्हें इतना क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा? और इतना क्लिक कर रहा है तो फिर हम एक काम कर सकते हैं। ओहो, लेकिन ये चलेगा कैसे?
कुछ समझ में आया तुम लोगों को, पहले ही बताओ, या नहीं आ रहा है भाई? ऑर्बिट जैसा कुछ होता है क्या? कैसा होता है? हाँ बोलो। अब यही एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा बच्चों हमने ना अभी क्लास बड़ी अच्छी चीज पूछी मेंग ने कि सर वो बराबर दूरी पे जाता है जितना दूर जाता जाता है। आपको बता दूं, आगे चल के आप एक चीज पढ़ेंगे, किसी भी एटम का ना एटॉमिक रेडियस एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता एग्जैक्ट कैलकुलेट, ये बताओ, सोच के बताओ। किसी भी एटम का एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब मैं हाइड्रोजन का आपसे पूछूं ना, इसका एटॉमिक रेडियस कितना होता है, मतलब इसके जो इधर साक्षी यहाँ पर दो, मैंने बोला कि ऑर्बिट का रेडियस कैसे पता लगाएंगे, तो मैंने बोला रेडियस, सर रेडियस पता लगाना है। देखो ये ना, इसकी ना कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। सोचो तो सही, जब मैंने इसको डॉट्स 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 लगाए तो क्या इसका कोई फिक्स बाउंड्री है? फिक्स बाउंड्री क्यों नहीं है? कहीं पर हो सकता है थोड़ा सा एक डॉट फालतू लगा दिया और कहीं पर थोड़ा सा मतलब पीछे रह गया हो, तो क्या कोई फिक्स बाउंड्री है? इसकी फिक्स बाउंड्री इसे कहते हैं, ये होती है फिक्स बाउंड्री, है ना? क्या इस केस में कोई फिक्स बाउंड्री बन रही है? जब फिक्स बाउंड्री नहीं बनी तो ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, यूं बनेगी, यूं बनेगी, यूं बनेगी, यूं बनेगी, यूं बनेगी ना। तो फिक्स बाउंड्री नहीं है। अगर फिक्स बाउंड्री नहीं है, अगर ये फिक्स बाउंड्री नहीं है, तो क्या इसका फिक्स एक रेडियस आ सकता है क्या? नहीं। तो हमने जो पिछले बोर मॉडल में रेडियस निकाले हैं ना, उनमें गड़बड़ है। हमें सर वो पढ़ा दिया, उसमें गड़बड़ है ना? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें टाइम के साथ पता लगती हैं। बाद में जब चीजें आएंगी ना, इन्वेंशन होगी, तब पता लगी ये चीजें। तो बाद में पता लगता है कि एटॉमिक रेडियस किसी भी चीज का ना, किसी भी एटम का एग्जैक्ट पता लगाया नहीं जा सकता, बिकॉज एटम्स की ना कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं होती, इसलिए नहीं पता लगा सकते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना? कि जतिन की पोजीशन सारी मार्क कर ली और ये पता लगाया जाए कि जतिन जे में से कितनी कितनी दूर तक जाता है, तो कहीं पर दूरी ज्यादा बन जाएगी, कहीं पर दूरी क्या बन जाएगी, कम। तो एग्जैक्ट रेडियस नहीं बता पाएंगे ना। अंदाज देखो पता क्या है, एक्चुअली महंगी की वैल्यू ना रेडियस की बहुत छोटी वैल्यू है ना, पिकोमीटर्स में है। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत भी अगर एरर कर रहे हैं तो वो वैल्यू बहुत बड़ा एरर है ना। अरे समझो कि आपके पास कोई बहुत बड़ी चीज है, उसमें आप 1-2 यूनिट का एरर करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बोला रेडियस, एटम का रेडियस, अपने आप में एटम बहुत छोटा है तो उसका रेडियस भी बहुत छोटा है, और बहुत छोटी वैल्यू पे तुमने कोई एरर कर दिया, इसका मतलब तो बहुत बड़ा एरर है। अरे नहीं है, बस 100-200 रुपए के हिसाब में तुमने 20-30 रुपए की गड़बड़ कर दी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि हिसाब कैसे हुआ है, तो बहुत बड़ा एरर है। लेकिन यही अगर आप 1 लाख के हिसाब में 20-30 रुपए की गड़बड़, तो कोई मायने नहीं रखती, समझने की कोशिश करना। सो वैसे ही वैल्यू बहुत छोटी है तो उसमें छोटा सा भी एरर बहुत गलत माना जाएगा ना। सो अब इसको मैंने विजुअलाइज करता हूँ आप लोगों को कि पहले ऑर्बिट जैसा नहीं होता, कैसा होता बोलो, ऑर्बिटल जैसा। इसको हम एनालाइज करते हैं एक बार। मैंने हेलो, हाँ भाई, भाई क्लास में हूँ मैं तो भी। किस चीज का? अगर 15 मिनट बाद कॉल करूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा वैसे। हाँ बता। हाँ हाँ, नहीं घटेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम्म हम्म लेकिन 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 मिडल ऑफ द सीरीज तक, मिडल ऑफ द सीरीज तक बस ऐसा होता है। ऐसा बस डी ब्लॉक की मिडल ऑफ द सीरीज तक होता है बस। फिर बाद में फिर घटने लग जाता है, क्योंकि वहां पर जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होती है ना, वो कम हो जाती है। ये रीजन होता है। बाकी मैं पूरा प्रॉपर तेरे को फ्री होकर कॉल करके बताऊंगा। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उतना ज्यादा इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बढ़िया रहता है। ये हाँ भाई क्लास, ये वाला फैन तो बिजली का बिल बचाता है। फोन से भी कंट्रोल होता है। 5 स्टार स्मार्ट फैन BLDC टेक। क्या? कुछ दिखा आप लोगों को? ये हाइड्रोजन का आइटम है और ये बेसिकली ऑर्बिटल है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इसका मोशन हर जगह पे अलग मिलेगा, हर जगह पे अलग मिलेगा इसको इस तरीके से।
वो दिख रहा है ऐसा, उसको चीरते हुए नहीं जा सकता। अच्छा ये क्यों घुमा के दिखा रहे हैं? ये घुमा के इससे दिखा रहे हैं कि आप ये ना सोचे कि 2D है, ये 3D है, पूरे में घूम रहा है ये। क्लियर है? ट्यून बड़ी खतरनाक लगा ये ना। क्या चीज? हाँ वो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रिलीज कर देगा तो नीचे गिर जाएगा। लोअर वो बोर की बाकी सारी बातें ठीक है, गलत नहीं है, बस दे अप्लाई टू द ऑर्बिटल कांसेप्ट, नॉट टू द ऑर्बिट कांसेप्ट। अच्छा ये इस तरह का दिखा रहा है, हालांकि रैंडम मोशन होता है, थोड़ा सा गड़बड़ है इसके अंदर, भी बता रहा हूँ हल्का सा। हीलियम, अब एक बात है ना, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, और 2 के 2 किसमें घूमेंगे? 1s में। देखो जरा एक बार, दिख रहा है कुछ? रिपल्शन है, पास आते हैं दूर चले जाते हैं, पास आते हैं दूर चले जाते हैं। लिथियम में क्या होगा बताओगे? 2 1s में और अगला एक 2s में। अब देखना जरा, क्या ठीक है? सो आप ध्यान से देखना, ये 2 घूम रहे हैं 1s में और एक घूम रहा है बोलो क्या 2s में। मींस दीज आर जस्ट लाइक द कंसेंट्रिक ऑर्बिटल्स ना, कि पहला वाला 1s में और अगला वाला किसमें है? 2s में। बट पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसी दायरे में रहेंगे, इसको मैं 1s बोलूंगा और बाहर वाले को बोलो क्या बोलूंगा? 2s। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है। देखो इन 2 को देखना और दूसरे को देखना, सही है? नहीं आ रहा। दिख गया? 2 1s में और 2, अब अगला मत देखना, टेंशन में आ जाओगे, ठीक है? क्योंकि वो अगला कुछ और है, तो पहले 4 पे रुकना पड़ेगा हमें, क्योंकि 4 तक हमें समझना पड़ेगा पहले। आ जाएगा, अगला स्पेरिकली घूमता ही नहीं है, अगला स्पेरिकली नहीं घूमता, अगले का घूमने का फैशन अलग होता है। तो इसलिए फिर बोलते हैं कि ऑर्बिटल सिर्फ एक तरह का नहीं होता। अब सुनना जरा, ऑर्बिटल सिर्फ एक तरह का मतलब कि जिन रीजन्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो बिल्कुल सिर्फ एक तरह के नहीं होते, सिर्फ स्पेरिकल नहीं होते, वो कुछ और तरीके से भी घूम सकते हैं। मैं तरीका दिखा दूंगा जाते थे, बस हल्का सा हिंट दूंगा, ठीक है? ज्यादा बताऊंगा नहीं उसके बारे में। देखने कैसे घूमता है वो, देख लो। डंबल्स रीजन में घूमेगा वो। ये पता कैसे घूम रहा है? जैसे न्यूक्लियस से ना एक गुब्बारा फुला दो, न्यूक्लियस से गुब्बारा फुला दो, पहला किसमें घूमा? स्पेरिकली। दूसरा किसमें घूमा? मतलब 4 इलेक्ट्रॉन किसमें घूमे? स्पेरिकल में। पहले 2 1s में, अगले 2 2s में। अब उसके बाद जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो स्पेरिकली घूमता ही नहीं। वो कैसे घूमता है? जैसे मानो न्यूक्लियस से गुब्बारा फुला दो इस तरीके से, मतलब ऐसा ऐसा घुमा दो, ऐसा हाथ बंद कर लेता हूं मैं, ऐसे हाथ बंद कर लेता हूं। डंबल टाइप बोलते हैं। डंबल टाइप क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अगर आप डंबल को बना के देखिए तो डंबल कैसा बनता है? कैसा बनता है डंबल? अरे जिम वाला डंबल बोल रहा हूँ मैं, ये लड़कियों वाला डंबल बोल रहा हूँ मैं, है ना? छोटा सा एक डंबल होता है ना? अरे पतले वाले डंबल होते हैं, 2.5 किलो के, जिम गए हो तो उसके अंदर डंबल होते हैं, ये शेप डंबल शेप होती है, इसको बोलो क्या बोलते हैं? डंबल शेप। ये वाली शेप कैसी बोलो? डंबल शेप होती है। समझने की कोशिश करना बच्चों। सो डंबल शेप जिसको बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियस से, फोकस करना, न्यूक्लियस से इस तरफ को जो गुब्बारे सब इस तरह के निकल रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ में ना ऐसे करके मैंने एक मक्खी को फंसा लिया, अब मक्खी घूम रही है। अब बताओ ये स्पेरिकल रीजन है किसी एंगल से? ये स्पेरिकल रीजन है किसी एंगल से? नहीं है ना। स्पेरिकल स्पेरिकल है, ये नहीं है, डंबल है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और ये बड़ी मजे की बात है, मैं बताऊं,
अगले 6 इलेक्ट्रॉन्स डंबल में घूमेंगे। अगले 6 किस में घूमेंगे? और 6 बताऊं कैसे, अगर सुनना चाहते सुन लो। जैसे कि मान लो पहले 2 1s में, अगले 2 2s में। अब पता क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस से एक मानो एक्स एक्सिस, एक मानो वाई एक्सिस और एक मानो जेड एक्सिस। तो 5वां इलेक्ट्रॉन घूमता है एक्स एक्सिस पे डंबल बना के, एक्स एक्सिस पे। 6ठा घूमता है वाई पे, 7वां घूमता है जेड पे, 8वां घूमता है एक्स पे, 9वां का घूमता है बोलो वाई पे, और 10वां का घूमता है जेड पे। हो गए सारे एक्सिस कवर। फिर जैसे ही सारे के सारे भर जाएंगे, फिर दोबारा से 11वां 12वां इलेक्ट्रॉन एक स्फेरिकल शेल में घूमना शुरू करता है, जिसको हम थर्ड स्फेरिकल शेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो? थर्ड स्फेरिकल शेल। तो पहले बोलते पहले 2 गए 1s में, अगले 2 गए 2s में, उससे अगले 6 गए किसमें बोलो? 2p में। चिंता मत करिए, मैं वो बताना नहीं चाह रहा था तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों ने पूछ लिया तो मैं बस बता दिया वैसे। लेकिन कोई नहीं, ये हमारा नेक्स्ट क्लास का पार्ट है, अभी सुनो जरा। लेकिन आपको मैं दिखा भी देता हूँ, अगले देखना, अगले देखना शेप कैसे बनती जा रही है। देख रहे हो? देख रहे हो? दिखा कुछ आप लोगों को? फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले 2 1s में, अगले 2 2s में, फिर 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां पीछे भाई। और अगर मैं नियोन तक पे आ जाऊं ना, तो नियोन तक के डायग्राम को अगर आप देखना एक बार, दिख रहा है? देख रहे हो कुछ? कितना बढ़िया आइटम ना। आपको दिख रहा है क्या चल रहा है यार? ये पहले 2 किसमें खुशी? 1s में, अगले 2 उससे अगले 6 स्पेरिकली घूमते ही नहीं है। कैसे घूमते बोलो? डंबल्स में। कैसे घूमते बोलो? तो वो वाला बात अभी करना नहीं है हमें, क्योंकि वो मैंने तुम्हें बताया नहीं। मैंने तुम्हें कहां तक बताया बोलो? 4 तक बताया। तो तुम्हें 4 तक ही बताऊं जी, डंबल वाली शेप अभी सोचनी नहीं है। बड़ा आसान है, लेकिन चिंता मत करना, जब 5 से बिल्कुल एक करके बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और दिखानी है मुझे, एक चीज और दिखानी है, रुक जाओ अभी। एक बार देखना। Thanks to Google for sponsoring a portion of this video, for supporting small businesses, and for helping people find jobs. Thanks to Google for sponsoring a portion of this video, for supporting small businesses, and for helping people find jobs. More about all that at the end. Atomic orbitals have long been have a nucleus. The idea of inspired. कुछ दिखा आप लोगों को? None of which, on the other hand, you have atomic orbitals depicted as fuzzy clouds or balloons or rainbow donuts, which are definitely more technical standings for the big idea of atom. On the other hand, you have atomic orbitals depicted as fuzzy clouds. दिख रहे कुछ डंबल्स टाइप? ये बाद की चीज है, अभी अभी बताया नहीं है, अभी चिंता करनी ही नहीं है। Technically inspired, but none of which feel like they give me a sense of what's actually going on. Like, what the... ये सब छोड़ दो अभी, तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पता लग जाएगा सब कुछ। ये है solar system is both totally not to scale caricature, and yet also represents the very real idea that the planets all orbit. What I want for atoms, a good picture, showing how fast its position, don't you? Go dust in that water, the particle, and then render it in 3D. And another. कुछ इस तरह के पिक्चर्स मिले थी भाई, ठीक है, ध्यान देना। अबे टच करते ही होते हैं। तो ये क्या है बताया आप लोगों को? जो वो डॉट्स वाली पोजीशंस में नहीं है ना, ये वो वाला डायग्राम है, दिख रहा है आप लोगों को? ये थोड़ा अंदर से दिखा रहा है। And another. In fact, I made a bunch of these, and they're all mesmerizing and beautiful. And isn't the ground state of the hydrogen atom so cute? And aren't the excited states so majestic? There's so much structure and detail in them, I just love it. You can see patterns in the orbitals, and you can get a sense that they actually are orbitals. I mean, something is orbital. Okay, so I do have to be clear. The dots don't equal the probability of the electron wave function.
trajectories. I'll let the philosophy of physics fight that one out. इसी की जैसी But वीडियो the नहीं point आएंगी is, नीचे। these visuals are created by representing actual electron wave functions in the visual language that our brains can understand, that of objects and light and shadows and motion in 3D space. And if you अच्छा, apply the इसी के part mathematics है। of that idea to atomic orbitals and then render it in wave function, ये वो वाली वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें मैं तुम्हें थोड़ा दिखाता and ना, does correspond लेकिन डॉट्स का कुछ आइडिया लगा आप लोगों को? easy to draw. So if you want a cartoon representation of an atom that's simple but more closely based in it. समझ नहीं आया ना तुम लोगों को? अब तुम्हें छुट्टी की पड़ी है, तुम्हें आ गया होगा। ठीक है, देखो पता है क्या चक्कर है, अभी वो एग्जैक्ट वीडियो मिल भी नहीं रही है, लेकिन आप लोग देखो ये डायग्राम्स आपको समझ में नहीं आया जो मैंने बताया। देखो पता है क्या है, ये टॉपिक ना काफी बड़ा टॉपिक है और इसमें मतलब 2-3 क्लास लगती हैं, तब जाके मेरी चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये चैप्टर में एटम्स के बारे में समझने के बाद ना, ऑर्बिटल्स के बारे में समझने के बाद इसके रूल्स पढ़ेंगे कुछ, और फिर ये खत्म हो जाएगा। वो सब आ जाएगा इसके अंदर, सब इसी के अंदर जो आगे बचा हुआ है ना। सो मेरी बात को समझने की कोशिश करना बच्चों। आज क्या करा है हमने, 1 मिनट का रिकैप दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करा है, लेकिन जो करा है ना वो बहुत काम का है। मैं पहली क्लास में उसको ज्यादा बताना भी नहीं चाहता, ये तो बहुत सारा तुम्हें लगेगा कि क्या क्या बता दिया। सो तुम्हें बस इतना सीखना है कि आज तक हम एटम को सोच रहे थे दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ एंड दिस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। बट ऑर्बिट जैसा रियलिटी में कोई कांसेप्ट नहीं है। बट इज ऑर्बिट, ऑर्बिट कहता है कि एक ऐसा फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, और पाथ जैसा कोई भी सीन नहीं है। हमें पता लगा कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स पाथ में नहीं, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स किसी एक स्पेस या रीजन में घूमते हैं, मतलब किसी रास्ते पे नहीं, ऐसे इस रूम जैसे स्पेस में घूमते हैं। और ये बस स्पेस कैसा पाएगा, स्फेरिकल पाएगा। कैसा पाएगा बोलो? लेटर ऑन बताऊंगा स्फेरिकल के अलावा भी मिले इलेक्ट्रॉन घूमते हुए, कि स्फेरिकल रीजन से डिफरेंट भी घूमते हैं, इसीलिए उनका नाम, उन ऑर्बिटल्स का नाम अलग रखा गया, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, एस के अलावा भी नाम दिए गए, लिखे थे ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन आज तक हमने अभी तक क्या सीखा बोलो? स्फेरिकल सीखा। क्या सीखा बोलो? और ये कैसे पता लगाएगा, वो थ्योरी समझ में आ गई लाइट वाली? नहीं आई बात समझ में? तो वो आई तो ठीक है, नहीं तो बस तुम्हें समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स ना न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी फिक्स सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते, वो किस रीजन में घूमते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक रीजन को इंडिकेट कर रहा है। कैसे रीजन को बोलो? स्फेरिकल रीजन को, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं बोलो? ऑर्बिटल बोल रहा हूं ना। सो मैंने जब हाइड्रोजन को विजुअलाइज करा तो मुझे पता लगा हाइड्रोजन को विजुअलाइज करने में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, तो मैंने इसको नाम दे दिया कि ये पहला स्फेरिकल या पहला एस ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने जब हीलियम को विजुअलाइज करा तो हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन भी उसी दायरे में घूम रहे थे। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी किसमें घूमते हैं? 1s में घूमते हैं। इसके बाद एक है वो भी 1s में, 2 है तो दोनों भी 1s में, दोनों भी 1s में, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बस हीलियम के केस में। जब लिथियम की बारी आई तो पता लगा कि जितना दायरा 1s का था ना, इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन से थोड़ा बाहर घूमता है, लेकिन घूमता स्फेरिकली है, घूमता। तो मैंने कहा ये सेकंड स्फेरिकल शेल आ गई इसका मतलब ना। और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो उसी में रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में रहे, तीसरा बोलो किसमें गया? 2s में गया। नहीं आ रहा समझे? और जब मैंने बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स को देखा तो पता लगा यार कि उसके पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में थे और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा उससे बाहर घूम रहे थे, मतलब 2s में घूम रहे थे। नहीं आया ना समझ में? कल सिखाऊंगा तुम लोगों को कि जब 5वां बोरोन को देखा गया ना, बोरोन को देखा गया तो बोरोन का पिक्चर थोड़ा सा और परेशान करने वाला था, क्योंकि पहले 2 का तो मोशन ऐसा दिखा, अगले 2 का बोलो कैसा दिखा? चिंता मत करिए, नेक्स्ट क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे उसको करना है, या मैं ग्रुप में भेजूंगा आप लोगों को, वहां से देख लेना। अच्छा बताओ, 4 तो ऐसे घूमे, अरे ये तो इतना तो इमेज उसका था बेरिलियम का, अब 5वां इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा था? इसकी एक पिक्चर दिखाया था बस तुम लोगों को। 5वां इलेक्ट्रॉन ने कुछ ऐसे घूमता नजर आया। पहले डॉट्स बनने तो फिर सोचना। मतलब इसकी जो पिक्चर है ना, वो बेरिलियम से किस तरीके से अलग मिली, क्योंकि बेरिलियम तो बेरिलियम में भी 4 ही है, इसके बाद 5 है, तो उसका 5वां इलेक्ट्रॉन सोचना था कहां घूमेगा ना। अक्षर नहीं आ रही बात समझे? तो उसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ना, वो कुछ इस रीजन में घूमता हुआ नजर आया। अब ये रीजन कहीं से भी मुझे बताओ न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फेरिकल लग रहा है? यार स्फेरिकल लगता अगर तो फिर वो 4 तरफ होना चाहिए था, नहीं तो एक ही तरफ था। जब इस शेप को बहुत ढंग से देखा गया ना इस शेप को ढंग से, तो पता लगा कि ये शेप तो कुछ ऐसा शेप है, इसके अंदर घूम रहा है, मतलब इस गुब्बारे टाइप के अंदर घूम रहा है। तो पता लगा कि नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ स्फेरिकल रीजन, some electrons are revolving in a spherical region but some electrons are revolving in a region different than the spherical, that is a dumbbell region, that is a, तो इनका नया नाम रखने शुरू करा कि ये नए ऑर्बिटल्स हैं। बोलो क्या ऑर्बिटल है? बोलो पी ऑर्बिटल है। कैसे ऑर्बिटल? बोलो पी ऑर्बिटल। तो अगला इलेक्ट्रॉन जो 5 से शुरू हो जाएगा किसमें जाना शुरू करेगा? पी में, फिर कुछ जाएंगे, फिर स्फेरिकल में जाएंगे, फिर कुछ पी में जाएंगे, फिर कुछ स्फेरिकल में जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। तो मैं आपको 20 तक विजुअलाइज करवाऊंगा सारी चीजें,
लेकिन आपने तो 4 तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, अगर पूरी क्लैरिटी नहीं आई तो अभी टॉपिक ही नहीं हुआ है, तो चिंता करनी नहीं दिमाग में कि मेरे को तो पूरा क्लियर नहीं हुआ। पूरा क्लियर कब होगा? जब मैं 20 तक करा दूंगा पूरा कैल्शियम, तब क्लियर होगा। लेकिन इतना जरूर बताओ कि ऑर्बिट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके ऐसा कॉन्सेप्ट है बोलो ऑर्बिटल जैसा। और परसों की क्लास भूल के मिस नहीं करनी, बस ध्यान रखना, परसों तो बहुत जरूरी है। मतलब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब परसों मतलब नेक्स्ट क्लास जो भी है। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं, जो अंदर है वनएस वाले वो नहीं जा सकते। अगर एनर्जी एक्सचेंज हो गया, टकरा गए तो जा सकते हैं, लेकिन 2 अंदर रहेंगे हमेशा।